हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी 99। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को, यानी कि जो इटली का एकीकरण है उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा बीए थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए और साथ में अन्य एग्ज़ाम्स के लिए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय एकीकरण हेतु इटली के देशभक्तों ने गुप्त समिति स्थापित की थी, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जोलवरीन, ऑप्शन नंबर बी वॉर्सनसाफ्ट, ऑप्शन नंबर सी लाल कुर्ती संगठन या ऑप्शन नंबर डी कार्बोनरी संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोनरी संगठन। तो जो इटली था, इटली में वहाँ पे उस टाइम कोई भी संस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने कार्बोनरी नामक एक संस्था का उन्होंने गठन किया था। क्योंकि जब इटली का वियना समझौता हुआ था तो उसके अनुसार जो इटली था, इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था और उसके बाद वहाँ पर इटली में मेटरनिक का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिसके विरुद्ध वहाँ पे असंतोष उत्पन्न हुआ और इसके बाद वहाँ पे एक कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना की गई, जिसकी शाखा पूरे इटली में फैली। और जो कार्बोनरी का मुख्य उद्देश्य था वो था संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करना और विदेशियों को इटली से बाहर फेंकना। और ये देशभक्तों का एकमात्र संगठन था जिसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे, क्योंकि सारे लोग इटली का एकीकरण चाहते थे। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है हमारा, इटली के एकीकरण में प्रमुख समस्याएं थी। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न छोटे राज्य, ऑप्शन नंबर बी पोप, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि विभिन्न छोटे छोटे राज्य थे। जो जब इटली का वियना समझौता हुआ था उसके बाद इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था, तो ये भी एक समस्या थी। और जो पोप था वहाँ पे, जो रोम था, रोम में वहाँ पे पोप का शासन चल रहा था, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि पोप अपनी यथा स्थिति को बनाए रखना चाहता था और इटली के एकीकरण में बाधक था। इसी प्रकार राजनीतिक दल थे और इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 है हमारी, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। जो यंग इटली थी वो एक यंग इटली संगठन था, तो उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए मेजनी ने, ऑप्शन नंबर बी काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी गैरीवाल्डी ने या ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन तृतीय ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेजनी ने। जो मेजनी था, मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। क्योंकि जो मेजनी था, मेजनी यंग इटली की जब उसने स्थापना की थी उससे पूर्व वो कार्बोनरी संस्था का एक सदस्य था और वो कार्बोनरी संस्था की कार्य पद्धति से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए उसने यंग इटली नामक एक संस्था स्थापित की। क्योंकि उसे जो इटली के युवा थे, युवा शक्ति पर उसे विश्वास था, इसलिए उसने इसका नाम यंग इटली रखा। और जो यंग इटली था, यंग इटली का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना था और इटली को एक संगठित रूप में व्यवस्थित करना था और गणतांत्रिक शासन वहाँ पे स्थापित करना था। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, काबूर पिडमोंट का प्रधानमंत्री कब बना। ऑप्शन नंबर ए 1852 में, ऑप्शन नंबर बी 1848 में, ऑप्शन नंबर सी 1856 या ऑप्शन नंबर डी 1870 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1852 में। तो जो काबूर था, काबूर पिडमोंट का प्रधानमंत्री बनता है 1852 में। उससे पहले वो 1850 में पिडमोंट का वाणिज्य मंत्री वहाँ पे चुना जाता है, क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता था, इसीलिए वो 1852 में वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। और जो पिडमोंट की संसद थी उसका सदस्य बनता है, यानी कि जो पिडमोंट में प्रथम संसद बनाई जाती है वो उसका सदस्य बनता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, काबूल ने इटली की सेना को क्रीमिया के युद्ध में किसके विरुद्ध भेजा। ऑप्शन नंबर ए टर्की, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड के या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस के। तो जो क्रीमिया का युद्ध था वो 1854 में लड़ा जाता है और वो लड़ा जाता है टर्की और रूस के मध्य में वो युद्ध लड़ा जाता है।
और इस युद्ध में जो पिडमोंट था, पिडमोंट का इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, किंतु काबूर एक दूरदर्शी नेता था, इसलिए वो पिडमोंट की सेना को टर्की की सहायता के लिए भेज देता है। क्योंकि जो इंग्लैंड था और इंग्लैंड और फ्रांस भी टर्की की सहायता के लिए उतर चुके थे मैदान में अपने स्वार्थों के लिए, तो इसीलिए काबूर ने पिडमोंट की सेना को क्रीमिया के युद्ध में भेजा और इस युद्ध में टर्की की विजय हो जाती है और यहाँ पे इटली को फ़ायदा हो जाता है। और 1856 में काबूर को भी पेरिस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। क्रीमिया के युद्ध से काबूर को ये फ़ायदा होता है कि जो उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा थी वो बढ़ जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे काबूर आ जाता है और जो इटली की समस्या थी वो भी इंटरनेशनल लेवल पे आ जाती है। तो प्रश्न संख्या 6 हमारे पास 1807 में गैरिबाल्डी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो जो गैरिबाल्डी था वो भी एक नेता था वहाँ का, जिसने इटली के एकीकरण में अहम योगदान अपना दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सेवाई में, ऑप्शन नंबर बी पिडमोंट में, ऑप्शन नंबर सी नीस में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गैरिबाल्डी का जन्म हुआ था वो 1807 में हुआ था और वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी नीस के प्रदेश में। तो जो नीस का प्रदेश था वो बाद में फ्रांस को दे दिया जाता है इटली के द्वारा, क्योंकि फ्रांस इटली की काफ़ी मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नीस में। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कार्बोनरी का ना तो कोई कार्यक्रम था और ना विश्वास और ना ही उच्च विचार, यह कथन किसका था। ऑप्शन नंबर ए गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी काबूर, ऑप्शन नंबर सी मेजनी या ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन तृतीय। तो ये कथन था ऑप्शन नंबर एक गैरिबाल्डी का। तो गैरिबाल्डी ने कहा था कि कार्बोनेरी का ना तो कोई कार्यक्रम था और ना विश्वास और ना ही उच्च विचार। तो ये कथन था गैरिबाल्डी का। और क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। तो जो ऑस्ट्रिया था वही इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि मेटरनिक का वहाँ पे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया था जो कि इटली को अपने अंतर्गत रखना चाहता था। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, यानी कि जो इटली था, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास, इटली का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो इटली का एकीकरण हुआ था वो 4 चरणों में पूरा हुआ। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। तो जैसे कि हमने अभी भी देखा था क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1800, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, सॉरी मतलब कि जो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था और जो लड़ा गया था टर्की व रूस के मध्य में, टर्की व रूस के मध्य में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, जिसमें कि पिडमोंट से काबूल ने अपनी सेना को भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, प्लायम्बर्स की संधि किसके मध्य हुई थी। जो क्रीमिया का युद्ध था, क्रीमिया के युद्ध के बाद एक संधि होती है, तो वो प्लायम्बर्स की संधि थी, वो किसके मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर ए काबूर व नेपोलियन तृतीय के मध्य, ऑप्शन नंबर बी मेजनी व नेपोलियन तृतीय के मध्य, गैरिबाल्डी और नेपोलियन तृतीय के मध्य या काबूर व मेटरनिक के मध्य। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए काबूर व नेपोलियन तृतीय के मध्य। तो जो प्लेयम्बर्स की संधि थी वो होती है 21 जुलाई 1858 को, 1858 को होती है प्लेयम्बर्स की संधि काबूल व नेपोलियन तृतीय के मध्य। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जो फ्रांस था, फ्रांस पिडमोंट को सहायता देने का वचन देता है कि वो भी मदद करेगा। फ्रांस को इटली के नीसवा सेवाएं के प्रदेश देने का वचन काबूल देता है। तो ये थी प्लेयम्बर्स की संधि जो होती है 21 जुलाई 1858 को।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विला फ्रैंका की संधि किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और